साथियों नमस्कार। आज हम विभिन्न आयोग पर चर्चा करेंगे जो कि एमपीपीएससी के सिलेबस में समाहित हैं और यहाँ से एमपी की राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रमुख संवैधानिक और संवैधानितर आयोग इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी संबंध में आज हम एक व्यापक चर्चा करेंगे आयोग के बारे में। चलिए देखते हैं कौन से आयोग संवैधानिक हैं और कौन से गैर संवैधानिक हैं। तो आयोग क्या होता है, एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हम। किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ संस्थाएं निर्मित की जाती हैं। उन संस्थाओं को निर्मित करने का आधार निश्चित ही एक कानूनी रूप से या फिर अधिनियम बनाकर या फिर अनुच्छेद के रूप में उनको संविधान से एक आधार प्राप्त होता है, तभी जाकर वह संस्थाएं बनती हैं। उनकी एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है, उनके कुछ कार्य होते हैं, उनकी एक निश्चित संरचना होती है कि उसमें कितने लोग काम करेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उसके कार्यों का दायरा क्या रहेगा। इसी संबंध में आयोग बनाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आयोग दो प्रकार के होते हैं। उनमें से एक होता है संवैधानिक संस्थाएं, एक होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। और गैर संवैधानिक संस्थाओं में सांविधिक संस्थाएं होती हैं और संवैधानेतर संस्थाएं भी होती हैं। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है, यानी कि उनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया जाएगा तो उनको हम संवैधानिक संस्था कहेंगे। इनमें किसी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमको कोई भी चेंज करना है तो हमको उस संविधान संशोधन के माध्यम से उस अनुच्छेद में एक अथॉरिटी के द्वारा ही संशोधन करके उसमें हम कुछ भी परिवर्तन कर पाएंगे। इन संस्थाओं के लिए संविधान में भाग और अनुच्छेद का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय स्तर के कुछ जो आयोग हैं उनमें आपके लिए भारत चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी भी कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यह राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं। राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी, ये हमारे सभी क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब जो सांविधिक संस्थाएं हैं वो क्या है। तो ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है उन्हें सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पहले से संविधान में उस संस्था का कोई उल्लेख नहीं था, उसके बारे में कोई आर्टिकल या कोई भाग का उल्लेख नहीं था, लेकिन एक अधिनियम बनाकर, एक एक्ट बनाकर नई संस्थाएं बना दी जाती हैं जिनको हम सांविधिक संस्था कहते हैं। सांविधिक यानी कि विधिक रूप से उसको बाद में शामिल किया गया है। इनका वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद एवं भाग में नहीं किया गया है। जैसे कि देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उनमें है फिर राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय। पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तरीय में आएगा आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी। और इसी प्रकार लगभग राज्य स्तर पर भी यह आयोग होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसके अलावा है आपका राज्य सूचना आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। अन्य संस्थाएं हैं जिनको संवैधानेतर संस्थाएं कहते हैं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है किंतु यह संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं
यानी कि कोई भी अनुच्छेद में नहीं है, उनके लिए कोई संविधान में या संसद में या विधानसभा में कोई भी अधिनियम नहीं बनाया गया है और इनका निर्माण मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल कोई ऐसा कार्यकारी आदेश पारित कर देगा और वह संस्था बन जाएगी। इसमें संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। राष्ट्र स्तर पर है नीति आयोग, जिसको हम पहले योजना आयोग कहते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य स्तर पर है राज्य नीति आयोग। तो इनको हम संवैधानेतर संस्थाएं कहते हैं। ध्यान रखना आप, संवैधानेतर यानी कि संविधान में इनका कोई विशेष प्रावधान कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे डिटेल से कुछ आयोग के बारे में। तो महत्वपूर्ण आयोग है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बड़े ही सारगर्भित रूप से इसको इस परीक्षाधाम पुस्तक में दिया गया है, कम समय में, और एक फैक्चुअल डेटा आपके माइंड में रहेगा। तो आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में इसको संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान प्रदान किया गया है। आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 324। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी संरचना क्या है? तो एक रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे, यानी कुल मिला के 3 सदस्यीय यह आयोग है। इसका कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल है इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इनका क्रम है 26वां। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने में बहुत आगे रहा है और अब नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए हर एक छोटी चीज़ पर आपको गंभीरता से नज़र रखनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ क्वेश्चन सही करेंगे, नहीं तो फिर वहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन रहे हैं? तो ये सुकुमार सेन रहे हैं। इसको कई बार आयुक्त पूछ चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। प्रथम, किसी भी आयोग का प्रथम अध्यक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसने शुरुआत की होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है वो। इसके कार्य क्या हैं? तो भारत निर्वाचन आयोग के कार्य देख लेते हैं हम। इसका कार्य रहेगा भाई, राष्ट्र के स्तर का है संस्था, तो क्या करेगा ये? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा ये। और क्या करेगा? मतदाता सूची तैयार करवाएगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मान्यता देगा। चुनाव के समय जो आचार संहिता जारी करता है वह भी यही करता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करता है। यानी यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अपराधी घोषित कर दिया है तो अयोग्य घोषित करेगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्य भी हैं इसमें। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी रही हैं। इसके बाद समिति है तारकुंडी समिति का संबंध भी चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति का भी संबंध चुनाव सुधार से है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का भी संबंध चुनाव सुधार से रहा है। राष्ट्रपति से संबंध, चुनाव से संबंध विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। ठीक है ना। यानी कि 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह मतदान कर सकता है। और मतदान करना आपका विधिक अधिकार है, आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
ये अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना तो चुनाव लड़ना और ना वोट डालना ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और यह नई बहस क्यों शुरू हुई है? क्योंकि अभी SIR एक प्रक्रिया चल रही थी जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इसको चलाया जा रहा था। तो लगभग 12 से अधिक राज्यों में इसको सर्वे कराया गया और बहुत सारे जो वोटर थे उनके नाम काटे गए। 2 करोड़ के आसपास लगभग यूपी में नाम काटे गए, 1 करोड़ के आसपास लगभग पश्चिम बंगाल में नाम काटे गए। तो ये अभी मुद्दा चल रहा है, इसलिए आर्टिकल 3 to 6 वोट देने का अधिकार इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृपया आप बता सकते हैं क्या कि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष मतदान करने की आयु कब की गई थी? उम्मीद है आप बताएंगे। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ। अभी हमने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा है, अब हम MP से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग यानी MP इलेक्शन कमीशन, तो ये भी आपका क्या है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि यह आर्टिकल 243 के में इसको स्थान दिया गया है, यानी कि ये संवैधानिक संस्था है। इसका आर्टिकल ज़रूर याद रखें, क्योंकि पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल 243 है। उसके सब आर्टिकल में बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें ABCD से लेकर O तक दिए गए। तो के में आपका निर्वाचन का प्रावधान है, यानी कि आयोग का प्रावधान है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1994 को। ये तिथि महत्वपूर्ण है, 1 फरवरी 1994। PSC पहले भी इसको पूछ चुकी है। मुख्यालय इसका भोपाल रहेगा। संरचना इसकी कितनी है? यानी 1 सदस्यीय संस्था है यह, केवल एक व्यक्ति ही इस संस्था का प्रमुख रहता है, वो होता है मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर। कार्यकाल इसका 6 वर्ष 66 वर्ष है। देखिए, यह एक कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी हमने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्षों से 65 वर्ष देखा है, और राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयोग का कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल करेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है मनोज कुमार श्रीवास्तव। इसके पहले बसंत प्रताप सिंह थे, तो यह नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, मनोज कुमार श्रीवास्तव। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं NB लोहानी, ठीक है ना। NB लोहानी पहले मुख्य आयुक्त रहे हैं MP में। चलिए इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। पंचायत एवं नगरीय निकायों का चुनाव करवाते हैं, यानी पंचायत स्तर पर सरपंच, और ये आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इनके इलेक्शन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा? उसका चुनाव कराएगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी यही करते हैं। स्थानीय चुनाव का मतलब ही पंचायती चुनाव होता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, यानी पंचायतों के लिए जो भी चुनाव होंगे, नगरीय निकायों के लिए चुनाव होंगे, उनका चुनाव चिन्ह भी यही प्रदान करेगा। नामांकन पत्रों का परीक्षण करेगा, और मतदान या फिर मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान या विज्ञापन भी यही करेगा। अब इसमें अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं MP में? तो 6 बार हो चुके हैं। 94 95 पहली बार हुआ था, फिर 99 2000 में हुआ, उसके बाद फिर 2004 5 9 10 14 15, और फिर कोविड के कारण टाइम पर नहीं हुए, 2022 में हुए, यानी कि 27 जून जुलाई 2027 में फिर से चुनाव होंगे।
पंचायतों के। ठीक है ना। कुछ विशेष हैं कि 6 बार स्थानीय चुनाव हो चुके हैं चुनाव आयोग के गठन के पश्चात एमपी में। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आयोग पूछ सकता है, कठिन क्वेश्चन। प्रथम सचिव रहे हैं आपके प्रकाश चंद्र। इसके अलावा अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। यह आर्टिकल पहले भी पेपर में पूछा गया है, 243 जेड ए। अब एक नया आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहते हैं। तो सिविल सेवा संबंधी परीक्षाएं यह कराता है। इसकी स्थापना देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका संविधान में उल्लेख कहाँ पर है। तो आर्टिकल 315 के तहत संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 315 में यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 1926 में। तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना होगा, ली कमीशन के आधार पर इसको गठित किया था 1926 में। यानी कि छात्र कन्फ्यूज ना हो कि 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारा देश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तब भी यूपीएससी परीक्षा कराती थी। इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना में आएंगे एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य, यानी 1+10, टोटल कितना 11। इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, 66 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? सरोज बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में है अजय कुमार। ठीक है ना। तो हमने देखी संरचना 1+10। स्थापना हुई उसकी 1926 में ली कमीशन के आधार पर। आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख है। 6 वर्ष और 65 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा, जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब इसके कार्य देख लेते हैं, यूपीएससी के कार्य क्या हैं। तो यह क्या करता है? संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराता है। साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती होती है। यानी कि पहले लिखित परीक्षा लेगा, फिर उसके बाद साक्षात्कार लेगा और ओपन भर्ती जो होती है वो पूरी हो जाती है। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारी नियुक्त करता है ये भी। ठीक है ना। यानी प्रमोशन करना है इसका काम, प्रतिनियुक्त करना है काम, और अंतरण ये भी इसका काम रहेगा। विशेष क्या है? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपसे विशेष आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो देखते हैं यूपीएससी में इसमें क्या विशेष है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं रोज मिलियन मैथ्यू, और सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि पहले गृह मंत्री रहे हैं। अभी सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल आने वाला है ना। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। अब एक अन्य फैक्ट है, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में
आयोजित की गई थी। नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ सृजन करने की पहल राज्यसभा करती है। यानी कि अगर हमको कोई भी नई अखिल भारतीय स्तर की कोई परीक्षा या फिर ऐसी कोई सेवा शुरू करनी है तो राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक रहेगा, क्योंकि वह संघवाद के ढांचे पर एक सवाल खड़ा करता है अखिल भारतीय सेवा के द्वारा। इसलिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए फिर राज्यसभा को इसमें आगे रखा जाता है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। अब आता है MPPSC, इसको एक नज़र में देख लेते हैं। इसका भी प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में रखा गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 315। और 1 नवंबर 1956 यानी जब हमारा मध्य प्रदेश बनता है, जब पुनर्गठन होता है, तभी MPPSC की स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय इंदौर में है। संरचना इसकी अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हैं, यानी टोटल 5। कार्यकाल इसका 6 वर्ष से 62 वर्ष, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर 6 वर्ष 65 वर्ष है। केंद्र में UPSC में 6 वर्ष 65 वर्ष कार्यकाल रहेगा, लेकिन राज्य में MPPSC में रहेगा 6 वर्ष से 62 वर्ष। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। यानी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल में है, उनकी नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, राज्य में राज्यपाल करेगा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो DB रेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं MPPSC के। इसके कार्य क्या हैं? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य, आप तैयारी कर रहे हैं MPPSC की तो उसके बारे में जरूर जानते होंगे, कार्य क्या होते हैं इसके। राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु राज्य सेवा, वन सेवा और इंजीनियरिंग सेवा आदि परीक्षाओं का आयोजन कराता है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हैं, पदोन्नति करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और सरकार को सलाह देते हैं। इस संबंध में प्रतिवर्ष किए गए कार्य का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर परामर्श भी देते हैं। कार्मिक किसको कहते हैं? लोक सेवक को। सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में पदोन्नति की अनुशंसा भी करते हैं, है ना। यानी इनको अगर पदोन्नति करना है, प्रमोशन करना है, तो उसकी अनुशंसा भी आयोग करता है। विशेष तथ्य कुछ देखना जरूरी रहेगा। 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यह डेट महत्वपूर्ण रहेगी। 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना जारी की गई थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिसूचना कब जारी की गई, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 27 अक्टूबर 1956। ये भी धारा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत 118(3), और ये अधिनियम था कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसी के तहत MPPSC का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि 26 अप्रैल को जब आप पेपर देने जाएं तो गलत ना कर देंगे। अब हम देखते हैं कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जिसका प्रावधान क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए जो बजट बनाए जाते हैं और बजट के बाद उसको खर्च किया जाता है, क्योंकि आय व्यय का ब्यौरा होता है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं संवैधानिक भाषा में। तो उसके लेखा जोखा के लिए कि भाई कितनी राशि कहाँ से आई, कितनी खर्च हुई, वो सही से खर्च हुई, उसमें मित व्ययता का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया, कोई भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक लोक लेखा समिति होती है और एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको कैग कहते हैं, तो उसी के बारे में है आयोग है।
या फिर एक व्यवस्था है। तो कैग जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 148 में रखा गया है। इसको यह एक संवैधानिक संस्था है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल 148 में इसको रखा गया है। स्थापना कब हुई? 1858 में। ये तिथि महत्वपूर्ण रहेगी। 1858 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय रहेगा नई दिल्ली में। देखिए, कैग की व्यवस्था सबसे पहले हम कहाँ मानते हैं? तो कैग की व्यवस्था समानता मानते हैं हम ब्रिटेन से ही इसका सूत्रपात हुआ था। संरचना क्या है इसकी? एक सदस्यीय ही संरचना है, ठीक है ना। एक सदस्य ही रहता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि आर्टिकल में दिया गया है इसको संवैधानिक आयोग है। वर्तमान में कौन है? श्री के संजय मूर्ति, यानी के संजय मूर्ति वर्तमान में कैग का पद धारण किए हुए हैं। पहले कौन रहे हैं? पहले अध्यक्ष रहे हैं प्रथम कैग बी नरहरि राव। तो वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, महाभारत में संजय थे तो वो देख लेते थे दूरदृष्टि से, या फिर उनको ऐसी कुछ शक्ति थी, ऐसा सुनने को मिला होगा, पढ़ा होगा। युद्ध का आंखों देखा हाल वो देख लेते थे। तो संजय मूर्ति भी जो लेखा जोखा का ब्यौरा है पूरे साल का वो देख लेते हैं, ऐसा कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं आपके पी नरहरि राव, ठीक है ना। हालांकि इनके कार्य को, कैग के कार्य को स्वपरीक्षण भी कहा जाता है। ऐसी आलोचना होती है कि भाई जब जो खर्च हो गया है और उसका परीक्षण करने के बाद, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी बहुत ही कम उजागर हुए हैं। हालांकि एक बार जब बोफोर्स घोटाला हुआ था उस टाइम ज़रूर कैग ने काफ़ी एक अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सरकार के दाएं बाएं चलने वाले लोग ही होते हैं, इसलिए कुछ विशेष कार्य कर नहीं पाते जो करना चाहिए। अब कैग के कार्य क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। भारत और राज्य की संचित निधि से किए गए व्यय का लेखा परीक्षण करना है इनका, और भारत और राज्य के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि के व्यय का लेखा परीक्षण भी करते हैं। यानी भारत और राज्य के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि के व्यय का लेखा परीक्षण भी करते हैं। इसमें देख लेते हैं विशेष क्या है। कैग को वॉचडॉग, गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसका बजट पर नज़र रखता है कि कहाँ खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है और उप कार्यालय भोपाल में स्थित है। दोनों ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। प्रधान कार्यालय भोपाल में है और उप कार्यालय आपका भोपाल में है। लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड्स, ये क्या होता है? ये पब्लिक का पैसा होता है जो सरकार के पास लोक लेखा में जमा होता है। समय आने पर उसे लौटाना पड़ता है। अनुच्छेद 266(2) के तहत भारत के राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। उदाहरण है कर्मचारी भविष्य निधि, ये पब्लिक अकाउंट फंड होता है। देखिए, इसकी आलोचना भी होती है कैग की, और एक अमेरिकी सदस्य रहे हैं और अमेरिका से वह यहाँ के वित्तीय संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी। एप्पलबी, जिसका वो अध्यक्ष रहे हैं, एप्पलबी समिति बोलते हैं उसको। तो उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए भी बोला था कि भाई कैग को समाप्त कर दिया जाए, इसको कोई नॉलेज होता नहीं है, ये सेक्रेटरी से भी कम नॉलेज रखता है, यानी जो विभिन्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि सभी विभागों के बारे में जानकारी तो रखता नहीं है, तो फिर कैसे जांच कर सकता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ है। इस तरीके से उसकी आलोचना हुई थी। अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में आप सामान्य जानकारी रखते होंगे, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना जरूरी होगा। तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है।
योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक संस्था है। ध्यान रखेंगे, गैर संवैधानिक भी है और गैर सांविधिक, यानी कि ना तो आर्टिकल में कहीं पर है उल्लेख इसका और ना कोई अधिनियम बनाया गया संसद में। इसको योजना आयोग के स्थान पर इसको ला दिया है। संरचना क्या है? बहुसदस्यीय है। अध्यक्ष कौन रहेगा? पदेन प्रधानमंत्री रहेगा, यानी जो उसमें पीएम रहेगा वही इसका अध्यक्ष भी रहेगा। कार्यकाल क्या रहेगा? मंत्रिपरिषद पर निर्भर है, यानी जब मंत्रिपरिषद जब तक रहेगी तब तक ही उसका कार्यकाल रहेगा, नहीं तो अन्यथा उसको हट जाएगा वो। नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं वो। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष मोदी, नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और जब पहली बार गवर्नमेंट बनी बीजेपी की तो उस टाइम पर ही इसको बनाया गया था नीति आयोग को। प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? अरविंद पनगड़िया। इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी। और वर्तमान सीईओ निधि छिब्बर हैं। ठीक है ना। विशेष क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। विशेष में इसमें है नीति आयोग सहकारिता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारिता यानी कॉरपोरेट टाइप से काम करेगा ये। इसके अलावा नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कुछ, इनको पूछा गया है पेपर में, और शायद ये तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी आता है। तो मार्गदर्शन सिद्धांत कौन कौन सी नीति आयोग के? सुशासन है, समावेशिता है, ग्राम विकास है, और जनसंख्यात्मक लाभांश यानी जो जनसंख्या है उसका लाभ लेना है, जन सहभागिता बढ़ानी है, धारणीयता यानी सतत विकास करना है, वो अंत्योदय करना है, सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, ऐसा करके यानी 7 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सुशासन, समावेशिता, ग्राम विकास, जनसंख्यात्मक लाभांश, जन सहभागिता, धारणीयता और अंत्योदय। इसके कुछ विजन भी रहते हैं भाई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 2017 तक चल रही थी। उसके बाद अब चलता है 15 वर्षीय विजन, 15 वर्षीय नियोजन रहेगा। रणनीति 7 वर्षीय नियोजन रहेगी, और एक्शन एजेंडा रहेगा 3 वर्षीय, यानी विजन रहेगा बड़ा, रणनीति 7 वर्ष की, एक्शन एजेंडा 3 वर्ष का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगामी वीडियो में, आगामी क्लास में हम और अन्य बाकी आयोग पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यह प्रयास बेहतर लगा होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।